नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 बायोलॉजी का एग्जाम के व्यू से आपके लिए लाया हूं टॉप 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। अगर ये आप 10 क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हैं तो एग्जाम में एकदम बम बम करिएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन के तरफ। तो आइए, यहाँ पर जो है कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर कितने प्रकार का होता है बताइए, ये आपको इसका परिभाषा लिखना है। और अगर ये कितने प्रकार के होते हैं इसको आपको लिख देना है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये पौधों में कायिक जनन या प्रबंधन, इस तरह से आपको ऐसे लिख देना है, अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहलाता है। इस मातृ पौधा मतलब जननी माता, मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा जैसे कि भूमिगत तना, जड़, पत्ती, ये सब के द्वारा भूमिगत जो ये सब हैं आपका कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना आपका कायिक प्रबंधन या कायिक जनन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखना है आपका, इस क्रिया में नए पौधे मातृ पौधों के किसी भी कायिक भाग या अंग से बनता है। जी बिल्कुल, यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। ये निम्न श्रेणी के पौधे में नहीं होती है, उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। यहाँ पर आपने कितने प्रकार से होते हैं तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। इस तरह से आपका 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका कायिक जनन या कायिक प्रबंधन। थोड़ा और कॉन्सेप्ट रख लेते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन किसके कौन कौन से आते हैं तो भूमिगत तना द्वारा होता है, आपका अर्धवायवीय तना द्वारा होता है, जड़ द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, परकलिकाएँ द्वारा होता है। इसके अंतर्गत आपका कंद, प्रकंड ये सब आते हैं, आपका घनकंद ये सब। उसके बाद यहाँ पर कृत्रिम कायिक जनन द्वारा कौन होता है तो दाब लगाना, कलम लगाना, रोपण, ये सब कृत्रिम कायिक जनन हाथों के द्वारा किया जाता है। यह आपका प्राकृतिक कायिक जनन है, ये कृत्रिम कायिक जनन है। इसी वीडियो में क्वेश्चन को एकदम मक्खन करते चलना है, ताकि इस शॉर्ट वीडियो में अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ा थोड़ा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। यहाँ पर जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? तो प्रायः देखा जाता है लैंगिक जनन आपका सबसे अच्छा विधि माना जाता है अलैंगिक जनन के तुलना में। तो लैंगिक जनन ही जनन का श्रेष्ठ विधि है, एकदम सर्वश्रेष्ठ विधि। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक 2 प्रकार के जो युग्मक होते हैं आपका, युग्मकों में आपका लक्षण विकसित होती रहती है, नए लक्षण, तथा नए जीव का विकास होता है, एकदम न्यू नया, जो अपने जनकों से भिन्न होते हैं, बिल्कुल देखने में भिन्न होते हैं। और यहाँ पर अतः लैंगिक जनन द्वारा जीवों के रहने के अवसर अधिक होते हैं। ये मरते नहीं, ये जीवित रहते हैं, बहुत अधिक लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, काफ़ी तेज बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। इस तरह से आपको इतना 5-6 लाइन लिख देना है। आई होप कि ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन की तरफ। अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो सामान्यतः निषेचन के पश्चात ये पुष्पों में होती है, आपका पौधों में, पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पौधों में कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यह क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो बिना निषेचन के जो अंडाशय अगर फल में परिवर्तित हो जाए तो इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यह समानता जो देखा जाता है आपका, वह देखा जाता है नाशपाती के फल में, पपीता में, संतरा में आदि। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, प्राथमिक लैंगिक अंग तथा द्वितीयक लैंगिक अंग में विभेद कीजिए। एकदम मस्त VVI क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक लैंगिक अंग तथा द्वितीयक लैंगिक अंग में निम्न विभेद हैं, इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद प्राथमिक लैंगिक अंग लिखना है और द्वितीयक लैंगिक अंग लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करना है। तो इसके अंतर्गत वे जनन आते हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। युग्मक मतलब शुक्राणु अंडाणु का उत्पादन करते हैं। उन्हें जनन
कहते हैं। नर में वृषण तथा मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती है। तो इसमें जो हो जाएंगे आपका नर में वृषण और उसके बाद मादा में अंडाशय हो जाएंगे, प्राथमिक लैंगिक अंग। और उसके बाद यहाँ पर जो है द्वितीयक लैंगिक अंग जो है यहाँ पर ये युग्मक उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसका भी अहम रोल होता है आपका। नर में प्रमुख सहायक अंग शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन आदि ये आपका नर है। और मादा में जो हो जाएंगे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, गर्भाशय गिरवा, ये सब आपका हो जाएंगे मादा में। मादा के लिए ये द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो इस तरह से आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग में विभेद हो जाएगा। पाँचवा जो क्वेश्चन है, एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। तो यहाँ पर जो आंसर लिखना है, एड्स पीड़ित व्यक्ति में निम्न में से एक या अधिक लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण जो लिखना है, एक प्रकार का फेफड़ों का रंग हो जाता है, रोग हो जाता है। और दूसरा जो लिख देना है, त्वचा का कैंसर हो जाना मतलब हो जाता है। इस तरह से आपका 2 लक्षण लिखना है, 2 लक्षण लिख दीजिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा लिखिएगा तो आपको ही फायदा मिलेंगे। तो एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना इस तरह से कर देना है। यहाँ पर जो आपका छठा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का चयन क्यों किया? मटर का अगर वैज्ञानिक नाम आप जानना चाहते हैं तो इसका जो हो जाएगा पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम होता है मटर का। इसमें जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि यह एक वार्षिक पौधा होते हैं। इसमें कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जो कि 7 जोड़ी लक्षण होते हैं तथा इसका देखभाल करना काफ़ी आसान होते हैं। और 7वां जो क्वेश्चन है, सहलग्नता की परिभाषा लिखें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका, 2 होमोलोगस गुणसूत्रों के धागे को एक दूसरे के साथ जुड़ने की घटना सहलग्नता कहलाती है। तो होमोलोगस गुणसूत्रों को धागे से एक दूसरे से जोड़ देना, यह घटना जो कहलाती है आपका सहलग्नता कहलाती है। इस तरह से इसको लिख देना है। अब आइए 8वां क्वेश्चन के तरफ। आरएनए के प्रकार को लिखें। राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? mRNA, tRNA, rRNA। तो MTR का मतलब समझ लेते हैं। M से आपका मैसेंजर, T से ट्रांसफ़र और R से राइबोसोम। इस तरह से आपका MTR का फुल फॉर्म हो गए। उसके बाद यहाँ पर RNA के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह से एग्जाम में आपको लिख देना है। अब आइए 9वां क्वेश्चन की तरफ। DNA और RNA के बीच 2 प्रमुख अंतर बताएं। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बीच 2 अंतर को लिखें। तो DNA तथा RNA में 2 अंतर निम्न है। इस तरह से लिख देना है, DNA इस तरफ और RNA इस तरफ। उसके बाद इसमें जो लिखना है मोस्ट अंतर, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा गुआनिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये भी आपका प्रकार हैं नाइट्रोजनी क्षार के, जैसे फ्यूरिन और पिरामिडिन, इसके ही प्रकार हैं आपका साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा गुआनिन। इस तरह से इसमें आपको नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, लिख देना है। इसमें जो लिखना है गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो इसमें ये अंतर लिख देना है और इसमें ये अंतर लिख देना है। आपका इसमें एक चीज़ उपस्थित है, इसमें उपस्थित नहीं है। आपका इसमें एक चीज़ उपस्थित है जो इसमें उपस्थित नहीं है, वो आपको कंपैरिजन करके ढूंढ लेना है। ढूंढ के कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या नहीं है और क्या है। अब आइए दूसरा अंतर। दूसरा अंतर जो है, यह डबल हेलिक्स संरचना है, यह सिंगल धागे के समान संरचना है। बस यही छोटी सी अंतर आपको लिख देना है, बस काम हो जाएगा। अब आइए 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन बेहद आसान, बेहद मोस्ट विविया क्वेश्चन। रक्त के कार्य बतावें। इसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन और रक्त के बिना। यहाँ पर जो है रक्त मतलब खून। रक्त का एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका pH मान 7.4 होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक वयस्क मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होते हैं। रक्त के काम या कार्य इस तरह से आपको लिखना है। रक्त के कुछ इंट्रोडक्शन दे देना है और रक्त के काम या कार्य इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला है काम, यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। यहाँ पर जो दूसरा कार्य रक्त में पाए जाने वाला WBC शरीर को वाइट ब्लड सेल्स, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। और तीसरा जो है रक्त में पाए जाने वाला RBC रक्त में O2 तथा CO2 का स्थानांतरण रक्त करने का कार्य करता है।
O2 लाता है और CO2 बाहर फेंकता है। ये होता है आपका काम RBC के द्वारा। और चौथा जो है, रक्त में क्राइब्रिनोजन पाया जाता है जो शरीर के किसी बाहरी भाग के कट जाने पर थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। ठीक है ना। तो आप ये 4 कार्य आप समझ गए होंगे। आई होप कि ये सभी टॉप 10 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हो सके तो अपने फ्रेंडों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी देख पाएँ। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।